अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ख़वातीन का जो हम डिस्कस करने वाले हैं। आप साल हर साल से प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रही हैं, औलाद जैसी नेमत हासिल करना चाहती हैं लेकिन बच्चा नहीं हो रहा, माँ आप नहीं बन पा रही हैं। बहुत सारी होम रेमेडीज़ भी आप ट्राई कर चुकी हैं, आप तरह तरह के डॉक्टर्स से तरह तरह की दवाइयाँ भी ले चुकी हैं, ओवुलेशन इंडक्शन की दवाइयाँ भी ले चुकी हैं, अंडे बनाने वाले टीके गोलियां भी आप इस्तेमाल कर चुकी हैं। इवन के बाज़ ख़वातीन आईयूआई भी करवा चुकी होती हैं, आईवीएफ भी करवा चुकी हैं, लेकिन आईयूआई आईवीएफ भी फेल हो जाता है। उसके बाद आप ऐसे डिसअपॉइंट हो जाती हैं कि शायद मुझे कभी हमल हो ही नहीं सकेगा। अजीब अजीब तरह की सोचें आपके जहन के अंदर आती हैं कि आखिर मेरे साथ इस तरह का प्रॉब्लम क्यों है, क्या अब मुझे किसी का बच्चा गोद लेना पड़ेगा या कभी हमल ठहर सकेगा। तो एक बात यहाँ पे जहन में रखिएगा कि जब आप आईयूआई करवा चुकी हैं, आईवीएफ करवा चुकी हैं, उसके बावजूद हमल कामयाब नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इम्प्लांटेशन फेलर का है। आपका इम्प्लांटेशन कामयाब नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, यही चीज़ डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो जब आपको हमल ठहर ही नहीं रहा, रिपीटेड मिसकैरेजेस हो रहे हैं, बार बार अर्ली मिसकैरेज हो जाता है या आपका आईयूआई आईवीएफ फेल हो जाता है, तो इसकी एक रीज़न इम्प्लांटेशन फेलर है। और इम्प्लांटेशन फेलर की एक बहुत बड़ी रीज़न, बहुत बड़ी वजह कि आपका जो बेबी है क्यों नहीं चिपकता आपका एम्ब्रियो बच्चेदानी के अंदर, बच्चेदानी की दीवार के साथ, वो है आपकी एंडोमेट्रियम, बच्चेदानी के अंदर वाली परत, अंदर वाली तय। एंडोमेट्रियम का हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब आपको पता ही नहीं होता कि आपकी एंडोमेट्रियम ठीक तरह से बन रही है कि नहीं बन रही। अक्सर ये होता है कि आपको कुछ अलामात भी शो हो रही होती हैं लेकिन आप इग्नोर कर जाती हैं और वही अलामात आगे चल के आपके अंदरूनी निज़ाम को, आपके यूट्रस को, एंडोमेट्रियम को ख़राब कर देती हैं। जैसा कि अक्सर ख़वातीन को अक्सर ये शिकायत रहती है जी कि पेटू के निचले हिस्से में, नाफ के निचले हिस्से में, लोअर बैली में पेन रहता है और वो इस चीज़ को इग्नोर कर देती हैं कि ये पेन ही तो है, खुद ही ठीक हो जाएगा, या गैस होगी, कब्ज़ होगी, उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में अंदर कुछ और कहानी चल रही होती है। इसी तरह बाज़ ख़वातीन को डिस्चार्ज की शिकायत होती है, जैसे लकोरिया जैसा सफ़ेद पानी आता रहता है, तो तब भी वो इस चीज़ को इग्नोर कर देती हैं कि ये इस तरह का डिस्चार्ज ख़वातीन को शायद आता है, कभी कम भी हो जाता है, ज़्यादा भी हो जाता है, कोई ट्रीटमेंट उसका नहीं करवाती। और इन चीज़ों को लेके इवन के आपका साइकिल आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। या तो आपको जल्दी जल्दी मेंसेस आने लगते हैं या आपको मेंसेस आते ही नहीं हैं, महीने महीने बाद, 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद माहवारी आती है। अब यहाँ पे भी अगर आप नज़रअंदाज कर देती हैं और यहाँ पे भी आप डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट नहीं लेती तो आपकी गलती है इसके अंदर। पेशाब में आपको जलन रहती है, बार बार आपको पेशाब आता है, पेशाब जल के आता है, रुक के आता है, आप नज़रअंदाज कर देती हैं। पीरियड्स के अंदर, साइकिल के अंदर आपको क्लॉट्स आने लगते हैं, खून के धब्बे लगते हैं आपको साइकिल के बीच में, इसको भी आप इग्नोर कर देती हैं। और यही सारी चीज़ें फिर नज़रअंदाज होते होते इनफर्टिलिटी की वजह बनती हैं। जहन में रखिएगा कि कभी भी बांझपन या इनफर्टिलिटी ख़वातीन में एकदम से नहीं आती, कुछ ना कुछ रीज़न पहले चल रहा होता है जो नज़रअंदाज हो रहा होता है और उसके बढ़ने की वजह से फिर ये प्रॉब्लम अल्टीमेटली इनफर्टिलिटी की शक्ल में, बच्चा ना होने की शक्ल में आपके सामने आ जाता है। उस वक्त आप एकदम से परेशान होती हैं। इसी तरह आपको हल्का हल्का बुखार रहता है हर टाइम, जिस्म में हल्का हल्का दर्द रहता है, नकाहत कमज़ोरी रहती है, थकावट रहती है, लेटे रहने को दिल करता है, काम करने को दिल नहीं करता। बुखार इतना नहीं होता कि थर्मामीटर पे आए, लेकिन आपको लगता है कि आपकी बॉडी हल्की हल्की गर्म है। तो ये सारी चीज़ें जो अब तक मैं आपको बता रहा हूँ, इनको बताने का मतलब ये है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है जिसको आप रूल आउट नहीं कर रही हैं, आप उसको ट्रीटमेंट नहीं ले रही हैं, जिसकी वजह से आपको इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। अब इन्फेक्शन क्या हो सकता है आपको, अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है और डॉक्टर ने आपका वहाँ पे लिखा है अल्ट्रासाउंड के अंदर PID, इसका मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। आपके जेनिटल ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन है, सोजिश है, वर्म है,
इसका इलाज ज़रूरी है। अगर आपको डिस्चार्ज आता है लिकोरिया जैसा जो कि बदबूदार होता है और स्मेली होता है, प्राइवेट पार्ट्स के अंदर खारिश होती है डिस्चार्ज की वजह से, तो ये भी इन्फेक्शन का ही साइन है। इसको भी ट्रीट करने की ज़रूरत है। अब घरेलू टोटकों से याद रखिएगा कि मुकम्मल क्योर नहीं हो सकता इन्फेक्शन का। अगर आप ठीक है किसी हद तक आप प्रोबायोटिक्स लें, जैसा कि दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें या कोई स्पारी पार्क का इस्तेमाल कर लें, तो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा लिकोरिया से मिलता है। लेकिन ट्रीटमेंट डॉक्टर से मिलके करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी तरह अगर आपको पेशाब की नालियों का इन्फेक्शन है, आपको यूटीआई है, अगर आप घर के अंदर कुछ चीज़ें यूज़ करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप नींबू पानी पिएं, आप क्रैनबेरी साशे ले सकते हैं, वो भी यूटीआई के अंदर हेल्प करते हैं। लेकिन अगेन साथ में डॉक्टर से मिलकर एंटीबायोटिक का कोर्स लेना ज़रूरी होता है। अब दूसरा जी, आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अंदर डॉक्टर ने लिखा होता है ईटी 5 mm है, 6 mm है। ईटी होती क्या है? एंडोमेट्रियम थिकनेस, बच्चेदानी की दीवार की मोटाई, अंदर वाली तह की मोटाई। अगर वो आपकी 5 mm है, 6 mm है, 7 mm है, तो हमल ठहरने में बहुत ही मुश्किल पेश आएगी। एंडोमेट्रियम थिकनेस अगर आपकी 8 से लेके 14 mm तक है, 8, 9, 10, 11, 12 या 13, 14 mm तक हेल्दी एंडोमेट्रियम गिनी जाती है। अगर इतनी बन रही है तो ठीक है। अगर 7 mm से आपकी एंडोमेट्रियम कम बन रही है, तब हमल ठहरने के चांसेस कम होंगे, इम्प्लांटेशन कामयाब होने के चांसेस कम होंगे। अब बच्चेदानी की दीवारों की जो मोटाई है वो सही तरह से नहीं बन रही, क्योंकि बच्चेदानी की तरफ ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं जा रहा। एक तो उसके लिए आपने एक्सरसाइज करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका ऑर्गन्स वहाँ पे स्टिमुलेट हों और ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन का फ्लो अच्छे से जाए। दूसरा, आपने एक चुकंदर एक अनार डेली बेसिस पे यूज़ करना है। चाहे आप इनको एज ए होल फ्रूट खा लें या आप एक चुकंदर एक अनार एक सेब, इनका जूस, एबीसी जूस जिसको कहते हैं, इसका जूस निकाल के आप डेली बेसिस पे पी सकती हैं। ये चीज़ हेल्प करेगी आपके बच्चेदानी की एंडोमेट्रियम जो है उसको बनाने में। अब अक्सर ख़वातीन ये कहेंगी कि जी ये तो हम कर रहे हैं लेकिन इससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पे दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है जी ओमेगा 3 और विटामिन सी। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों चीज़ें। आप ओमेगा 3 और विटामिन सी के सप्लीमेंट भी अलग अलग ले सकती हैं। आप इनके नेचुरल सोर्सेज भी ले सकती हैं। ओमेगा 3 आपको कहाँ से मिलेगा? फ्लैक्स सीड से। अलसी का इस्तेमाल, 1 चम्मच अलसी डेली बेसिस पे आपने खानी है। नट्स के अंदर भी होता है, अखरोट से भी आपको मिल जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी विटामिन सी। बेस्ट सोर्स इसका आंवला है या सिट्रस फ्रूट हैं। अब आंवला तो हर सीज़न के अंदर अवेलेबल नहीं होता, लेकिन सिट्रस फ्रूट्स के अंदर लीमू जो है, संतरा, माल्टा, ये भी सीजनल हैं, लेकिन लीमू हर सीज़न के अंदर आपको मिल जाता है। तो 1 गिलास लीमू पानी आपने डेली बेसिस पे पीना है विटामिन सी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पे तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है जी मखाना। 1 कटोरी मखाना आपको डेली बेसिस पे अपनी डाइट के अंदर शामिल करना है। आप इनको ड्राई रोस्ट करके भी यूज़ कर सकती हैं, आप इनको वैसे भी यूज़ कर सकती हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ, अक्सर ख़वातीन कहती हैं, उनको जब कहा जाता है कि आप दूध पिएँ अच्छे न्यूट्रिशनल सोर्सेज के लिए, तो वो कहती हैं कि हमें दूध हज़म नहीं होता, या बाज़ ख़वातीन को दूध से गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, पेट का प्रॉब्लम होता है। तो उनके लिए बेस्ट एक चीज़ आपको बताने लगा हूँ जो ना सिर्फ आपकी एग्स की क्वालिटी को ठीक करेगी, एंडोमेट्रियम थिकनेस को बेहतर करेगी, आपकी हड्डियों और पट्ठों की सेहत के लिए भी ज़रूरी है। और वो है तुख्म मलंगू, जिसको हम कहते हैं, तुख मलंगा भी जिसको बोला जाता है। आप ये 1 चम्मच रात को आधे गिलास पानी के अंदर भिगो के रख दें, सुबह उसको अच्छी तरह फेंट लें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद कोई भी शरबत जो आपको अच्छा लगे उसको बना के आप उसके अंदर ये मिक्स करके पी सकती हैं। या अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है, आपको शुगर का मसला है, तब आप चीनी वाला शरबत यूज़ ना करें, इसको एज इट इज़ पानी के अंदर ही मिक्स करके आप डेली बेसिस पे 1 गिलास इसका पिएं। ये जो बेजल सीड्स होते हैं, तुख्म मलंगा जो होता है, डाइटरी फाइबर इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। अगर 1 टेबल स्पून आप लेती हैं, तकरीबन 7 से 8 ग्राम इसके बनते हैं। उसके अंदर आपको जो डेली रिक्वायरमेंट चाहिए होती है कैल्शियम की, 15% वहाँ से पूरी हो जाती है, 10% मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट वहाँ से पूरी हो जाती है। इसके अलावा भी इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं।
प्रोटीन अच्छी मिकदार के अंदर होती है। जो फाइबर होता है वो आपकी डाइजेशन में, पेट के ब्लोटिंग, गैस और कब्ज़ को ख़त्म करने में हेल्प करता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। तो इन चीज़ों को जहन में रखिएगा कि एक चुकंदर, एक अनार का डेली बेसिस पे आपने इस्तेमाल करना है, एक गिलास नींबू पानी का इस्तेमाल करना है, ओमेगा 3 के लिए 1 चम्मच अलसी का इस्तेमाल करना है, आपने 1 कटोरी मखाना डेली बेसिस पे यूज़ करना है और 1 चम्मच जो तुख लंगा है उसका ड्रिंक बना के आपने डेली बेसिस पे यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें आपके एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बेहतर करेंगी, यूट्रस की तरफ ब्लड के फ्लो को अच्छा करेंगी, साथ साथ आपके एग्स की क्वालिटी को भी अच्छा करेंगी। लेकिन इसके साथ साथ याद रखिएगा कि हरकत में बरकत है। फिज़िकल एक्टिविटी लाजमी आपने करनी है, अपने पेट के एरिया के साथ साथ एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। तो चैनल के साथ इन टच रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।